नमस्कार, आदाब, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने कर लिया था वायुमंडल का आधार, जिसमें हमने ये देखा था कि विभिन्न जो परतें हैं वायुमंडल की वो कैसे काम करती हैं। क्षोभमंडल क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, आपका बाह्य मंडल क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और इन दोनों के बीच में जो परतें उपस्थित हैं उनकी भी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसी आधार के ऊपर कुछ संरचना का निर्माण, जिसमें हम पहले देख लेते हैं कि सौर विकिरण क्या होता है, धरती का जो ऊष्मा संतुलन है वो कैसे बना रहता है, और उसके साथ साथ जो तापमान है पूरा धरती पर वो कैसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न रहता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो पूरे धरती का जलवायु, पूरे धरती का मौसम आपको सही ढंग से स्पष्ट हो जाता है। तो उसको समझने से पहले हम शुरू करने वाले हैं आज सौर विकिरण। इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, हमें ये पता है कि धरती है, उसके पास खुद की ऊर्जा तो है नहीं, उसके पास खुद की ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा लेती है धरती सूर्य से। सूरज गर्म है, तारा है जिसके चारों तरफ हम लोग परिक्रमण करते रहते हैं पूरे साल। तो उस ऊर्जा को हम लोग पहले अवशोषित करते हैं और फिर खुद और गर्म होकर धीरे धीरे करके उस पूरी ऊर्जा को रिलीज करना हम शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो दो चीजें हैं इसमें। जैसे ये पूरा धरती का सतह है, धरातल है, ये हमारा सारा का सारा। इस पर जो भी सूर्य से किरणें आती हैं उन्हें हम कहते हैं आगामी सौर विकिरण। ये आई हैं सूरज की तरफ से, और किस रूप में आई हैं? ये विकिरण के रूप में आई हैं। ये क्या होता है देखेंगे हम लोग अभी। और इसमें से क्या होता है ना, कुछ जो विकिरण है वो तो किसी धरातल पर टकराकर उसको अवशोषण करने की बजाय उसको वो कर देता है परावर्तित, या उसको हम बोल सकते हैं कि वो प्रतिबिंबित कर देता है या परावर्तित। तो मतलब यहां पर जो ये विकिरण गिरी है उस धरातल पर कोई भी उसको अवशोषित करने के लिए उपस्थित नहीं है, लेकिन जहां पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर इसको अवशोषित किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये फिर यहां से ऐसे रिलीज कर दी जाती है। तो जो चीज सूर्य से आती है उसे हम कहते हैं आगामी सौर विकिरण या सिंपल सौर विकिरण, और जो ऊर्जा धरती फिर रिलीज करती है उसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। पृथ्वी के द्वारा रिलीज की जाने वाला जो विकिरण है उसे हम पार्थिव कहते हैं। ठीक बात है। अब इसको समझने से पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे हमें एक रिएक्शन पता है, एक इक्वेशन है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। इसमें ई जो है वो है आपका ऊर्जा, ये एनर्जी है। ये जो एच की मात्रा है ये बिल्कुल मतलब आप कह लो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी मात्रा जो है वो चेंज नहीं होती, ये बिल्कुल वही रहेगा। अगर ये एक है तो एक रहेगा, दो है तो दो रहेगा। तो इसकी कुछ मात्रा है जो कि प्लैंक ने निकाली थी, प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम था। और जो न्यू है, इसमें न्यू है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, दोनों चीजें कह लीजिए आप। हमें पता है जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू है, उसमें अब होता क्या है देखो। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू है आपका आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? कोई भी जो तरंग है इस तरीके से जाती है, ऐसे जाती है कोई भी तरंग, और सूरज से जो हमारे पास ऊर्जा आती है वो भी इसी रूप में आती है ना। यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य हम इसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऊंची चोटी है इस पूरे विकिरण की, इस पूरे तरंग की, वो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो होती है तरंग दैर्ध्य, जिसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये पूरे तरंग की दूरी है, इसकी लंबाई है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है आवृत्ति। जब कोई भी तरंग ऐसे चलती है तो वो एक सेकंड में कितने ज्यादा इनको पूरा कर लेती है। जैसे एक है, यहां से लेकर यहां तक एक माना जाता है इसका पूरा का पूरा ये चक्कर, फिर ये है दूसरा चक्कर, फिर ये है तीसरा चक्कर। तो मैं कहती हूं कि एक सेकंड में इस पूरी तरंग ने 3 बार ये जो चक्कर है वो पूरा कर लिया है। इसका मतलब इसकी आवृत्ति कितनी है? इसकी आवृत्ति है 3। ठीक बात है। अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये 10 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है। तो वो निर्भर कर जाएगा किस तरंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम देखें जिस विकिरण की, जिस तरंग की ऊर्जा ज्यादा होती है वो चलती है ऐसे, वो चलती है ऐसे।
जो कि 1 सेकंड में कई बार जो चक्कर है वो पूरे कर लेती है। तो इसका मतलब जब किसी भी तरंग में ऊर्जा ज्यादा होती है, उसकी आवृत्ति भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। और जब इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तो इसकी जो दूरी है, तरंग दैर्ध्य, वो क्या होगी आपकी, कम होगी। जब ऊर्जा कम है तो तरंग चलती है इस प्रकार से कि उसको आगे जाने से मतलब है वो ऊपर नहीं जाती है, तो यहां से लेकर यहां तक है आपका तरंग दैर्ध्य। तो जब ऊर्जा ज्यादा होती है तब आवृत्ति ज्यादा होती है और जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होती है। ठीक बात है। तो इस पूरे अवधारणा को लेकर हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं अब, जिससे आपका ये स्पष्ट होता है कंसेप्ट कि किस लिए सूरज से आने वाली विकिरणों को हम लोग कहते हैं कि ये लघु तरंगे हैं, और जो धरती से जाती हैं किरणें उन्हें हम कहते हैं कि ये लंबी तरंग दैर्ध्य हैं। इसका अब मतलब क्या है, देखिए हम दोनों चीजों की तुलना करते हैं। दो चीजें हैं, एक तो है आपका सूरज और एक है आपका पृथ्वी। ये मैंने बनाई है पृथ्वी का धरातल। सही बात है। अगर सूरज से आने वाली जो विकिरण है वो क्या करती है, जब वो वायुमंडल से होकर धरती की सतह पर पहुंच रही है तब क्या करती है, धरती को करती है ये थोड़ा थोड़ा करके गर्म। इसे कहते हैं इसका अवशोषण, कि धरती ने जो ये पूरी विकिरणें हैं उनको कर लिया है अवशोषित। इतनी बात सही है। और अगर मैं इन दोनों चीजों की तुलना करूं तो मुझे पता है कि जो सूरज है उसकी ऊर्जा है ज्यादा और जो धरती है उसकी ऊर्जा है कम, क्योंकि सूरज तो एक तारा है, उसके पास तो ऊर्जा बहुत सारी है ना। हमें क्या, पूरे ब्रह्मांड में एक ही इकलौता है तारा जिसके आसपास जो जीवन है वो संभव हो पाया है ना। तो इस सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं बल्कि और सारे ग्रह जितने भी हैं, नेपच्यून तक के, उन सब को भी जो ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ सूरज से ही मिलती है। तो ऊर्जा इतनी ज्यादा होने की वजह से इसकी जो आवृत्ति होगी वो कैसी होगी, आवृत्ति होगी ज्यादा और जो तरंग दैर्ध्य है वो होगा आपका थोड़ा सा कम। ठीक बात है। तो ऊर्जा ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य कम है, इसीलिए सूरज से आने वाली जो आगामी सौर विकिरण है उन्हें हम कहते हैं लघु तरंग दैर्ध्य। क्योंकि जो सूरज और धरती की ऊर्जा में जो तुलना हम लोगों ने करी है उसमें सूरज की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, धरती की कम है। धरती जब सारी की सारी ऊर्जा को कर लेती है अवशोषित और फिर खुद भी गर्म हो जाती है। अब जो चीज गर्म है वो क्या करेगा, उस पूरी ऊर्जा को रिलीज कर देगा, है ना। ऐसे ही होता है। तो जब ये धरती खुद जो ऊर्जा है वो रिलीज कर रहा है तब जो ऊर्जा जा रही है उसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण कह सकते हो आप उसे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये है आपकी लंबी तरंग दैर्ध्य। क्योंकि यहाँ पर हमने सूरज और धरती की तुलना करी थी तो इसकी थी तरंग दैर्ध्य कम, इसकी थी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है। और जब ऊर्जा कम होती है आवृत्ति कम होती है और आपकी जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो आने वाले को लघु क्यों बोलते हैं ये हमने देख लिया, और जाने वाले को हम लंबी तरंग दैर्ध्य क्यों बोलते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। इतनी बात हमें स्पष्ट हो जाती है। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो धरती पर सूरज की किरणें आती हैं वो किस तरीके से अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित है। तो एक तो हो गया आपका ये सौर विकिरण। अगर हम देखें सौर विकिरणों की मैं बात करती हूं तो एक तो हो गई आगामी सौर विकिरण, और मैंने आपको इसमें अभी ये बता दिया कि बहुत जो ऊर्जा यहाँ पर से निकल रही है वो धरती तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है, इस सौर विकिरण को धरती की सतह तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से भी गुजरना पड़ता है, और वायुमंडल में बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे आप कह लीजिए कि धूल के कण हैं, बहुत सारे जलवाष्प हैं जिनको जो आने वाले आगामी सौर विकिरण उनको कर लेते हैं अवशोषित। ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है, बहुत सारी जो ऊर्जा यहाँ से निकल रही थी उसमें से कुछ ही प्रतिशत भाग जो है वो धरती की सतह पर पहुंच पाता है। तो एक तो हमने ये देख लिया। तो बीच में सिर्फ अगर हम देखें इस पूरे रास्ते में वायुमंडल से होते हुए यहाँ पर आते हुए सिर्फ और सिर्फ अवशोषण ही नहीं होता है बल्कि प्रकीर्णन भी होता है और साथ में परावर्तन भी होता है। तो ये तीन चीजें हैं
जो होती हैं इन सौर विकिरणों के साथ में। ये 3 चीजें क्या है ये हम लोग देखेंगे। बस अभी बताने का मकसद इतना था कि जो सौर विकिरण यहाँ से वायुमंडल से गुजर कर धरती सतह पर पहुंच रही है वो सारी नहीं पहुंच रही है, कुछ भाग ही इसका यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक बात है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद हमें करना है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि धरती पर पहुंचने वाले सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। कि धरती पर ऐसी जगह हैं बहुत सारी जहां पर बहुत तेज सूरज की रोशनी पड़ती है, जहां पर बहुत कम धीमी गति से, धीमी तीव्रता से रोशनी पड़ती है। तो उनके कारण क्या है वो हम लोगों को देखने हैं कि भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मात्रा की जो सूर्यातप है वो क्यों पड़ता है। देख लेते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की किरणों के झुकाव की, और इससे पहले हम बात करते हैं जो धरती है वो झुकी हुई है अपने अक्ष पे, जिसको हम कहते हैं कि धरती का एक तो हो रहा है घूर्णन, धरती घूम रही है। जब धरती घूम रही है, हमने ये भी देखा था धरती घूम रही है कहां से कहां तक, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसीलिए जब जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां तो क्या है आपका दिन है ना, और जो हिस्सा सूरज की उस साइड है वहां पर रात है इस टाइम पे। तो इस समय सूरज के पास होने की वजह से यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात है। तो धरती अगर नहीं घूम रही होती तो हमेशा ये जो जगह है उस पर क्या होता, दिन होता, और जगह जो ये होती उस पर हमेशा रात होती। लेकिन क्योंकि धरती घूम रही है इसी वजह से अभी यहाँ पर प्रकाश है, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये इस वाले क्षेत्र में भी प्रकाश की अभी प्रवेश किया जाएगा, प्रकाश प्रवेश करेगा यहाँ पे, है ना। तो धरती के घूर्णन की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर पड़ता है प्रकाश, और ये सूर्य तप को भी करता है प्रभावित। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि धरती घूम तो रही है लेकिन धरती सीधी नहीं घूम रही है। अगर धरती सीधी घूम रही होती तो जितनी भी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं उन सब के ऊपर हर पूरे साल 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात होती। लेकिन धरती घूम रही है इसके अपने एक कोण पे, धरती झुकी हुई है ऐसे। ये है आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इसको हम कह सकते हैं, ये है कर्क रेखा, और ये है आपकी मकर रेखा। तो झुकी हुई धरती ऐसे। हम बात करते हैं जब है आपका सूरज 22 जून को जो सूरज है वो पड़ता है, वो होता है आपका कर्क रेखा के ऊपर। और जब कर्क रेखा के ऊपर होता है ये, तो जितनी भी आपकी ये किरणें हैं सूरज की वो पड़ती हैं 90 डिग्री के कोण पे। मतलब सूरज बिल्कुल आपके ऊपर है। दोपहर के 12 बजे आपको परछाई अपने नजर नहीं आएगी क्योंकि सूरज बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन ये कहां पर हो रहा है, जहां पर सूरज उपस्थित होता है उस समय पर। अभी 22 जून को सूरज है कर्क रेखा के ऊपर, और इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। और पूरा जो कर्क रेखा है वहां पर जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर 12 बजे किसी को भी अपनी परछाई नजर नहीं आएगी। तो जो कोण है यहाँ पर 90 डिग्री का है। अब ऊपर जाओ, ये कोण धीरे धीरे हो रहा है 47 डिग्री का, और ऊपर जाओ 23 डिग्री का, और ऊपर जाओ ये है आपका कह लो कि 15 डिग्री के आसपास, है ना। तो जैसे हम लोग जा रहे हैं भूमध्य रेखा से लेकर आपका ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वैसे वैसे जो सूर्य की किरणों का कोण है, जो नति कोण है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जितना ज्यादा कोण कम होगा उतनी ही कम तीव्रता की जो सौर विकिरण है उस क्षेत्र पर पड़ती है। ठीक है, जितना ज्यादा कोण होगा, 90 डिग्री बहुत बिल्कुल सिर के ऊपर है ना। सुबह शाम का समय देखो आप, सुबह क्या है, कोण थोड़ा सा कम बना होता है। पहले 0 डिग्री है, फिर आपका 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, लास्ट में 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सुबह का समय और शाम का समय जो है उस टाइम पर, उस समय पर सूर्य की जो विकिरणें होती हैं वो बहुत ही सीधी तरीके से नहीं पड़ती हैं, इसीलिए जो तापमान होता है वो भी कम होता है। तो सबसे पहली बात तो धरती घूम रही है, ये बात हो गई। दूसरी चीज कि धरती घूम रही है लेकिन अपने अक्ष पर 23 डिग्री तक झुकी हुई है, और इसीलिए जो अक्षांश रेखाएं ऊपर की तरफ उपस्थित हैं वहां पर जो सूर्य का नति कोण है, सूर्य किरणों का नति कोण है वो धीरे धीरे कम होता है, और वहां पर बहुत सारा क्षेत्र है जहां पर कम सूरज की रोशनी जो है पड़ रही है। इसको अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सूरज की किरणें आ रही हैं यहाँ पर पड़ रही हैं बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे।
कम क्षेत्र है, ज्यादा तीव्रता की किरणें हैं, तो तापमान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरी जगह पर अगर हम देखें, जब कुछ न कुछ कोण बनाकर ये धरती की सतह पर आ रही हैं, तो तीव्रता वैसे ही कम है क्योंकि कोण बनाकर आ रही हैं। और वही कम तीव्रता वाली किरणें बहुत सारे जगहों पर देती हैं सूर्यातप। तो इसीलिए कम जगह है, ज्यादा तीव्रता है, इसलिए सूर्यातप जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्षेत्र ज्यादा है, तीव्रता कम है, और इसी वजह से सूर्यातप की जो आप कह लो कि गति है वो काफी कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं कि आप इस जगह से लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे करके सूर्यातप की जो विकिरणें हैं वो धीरे धीरे आपकी कम हो जाती हैं। तो इस सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण है, मतलब हर जगह पर सेम नहीं है, समान नहीं है, हर जगह पर भिन्न भिन्न है। ठीक बात है, एक तो ये हमें ध्यान रखना हो। दूसरा है आपका धरती का परिक्रमण करती है धरती सूरज की तरफ, सूरज के चारों ओर करती है। हमें ये पता है जो सूरज के चारों तरफ धरती परिक्रमण करती है वो बिल्कुल सही तरीके से वृत्ताकार ऑर्बिट में नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो सूरज के चारों तरफ जो धरती घूम रही है उसमें कभी एक ऐसा समय आता है जब धरती बहुत ज्यादा पास होती है सूरज के, इसे हम कहते हैं उपसौर, जो कि आता है आपका 3 जनवरी को। और जो अपसौर है जब धरती से सूरज की दूरी बहुत दूर होती है उसे हम कहते हैं अपसौर, जो आता है आपका 4 जुलाई को। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो जनरली क्या होता है, सूर्य और धरती के बीच की जो दूरी है वो मानी जाती है 150 मिलियन किलोमीटर। ये है इसका औसतन दूरी। अगर हम बात करें उपसौर की तो इस समय पर धरती की दूरी होती है सूरज से 147.7 मिलियन किलोमीटर, और जब हम अपसौर की बात करते हैं तब ये है आपकी 152.2 मिलियन किलोमीटर। तो ये जो 2.2 मिलियन किलोमीटर यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर बढ़ा है, जो इस वजह से दूरी थोड़ी सी कम हुई है, ज्यादा हुई है। जब दूरी कम होती है तो सूर्यातप ज्यादा होगा किसी भी क्षेत्र में, और जब दूरी ज्यादा होगी तो सूर्यातप होगा आपका कम, क्योंकि जहां से ऊर्जा निकल रही है अगर आप उससे बहुत दूर हैं तो उसका जो तीव्रता है वो वैसे ही कम हो जाती है। तो ये सारे जो कारक हैं वो ये बताते हैं कि जितने भी पूरी पृथ्वी पर जगहें हैं वहां पर बिल्कुल समान सूर्यातप हमें नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसमें हम बात करेंगे कि जब सूर्य की किरणें आती हैं नीचे की तरफ, हमने ये देख लिया यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर आपका धरातल है। जब सौर विकिरण यहाँ पर आएंगे, जब ये यहाँ पर आएंगे, उसके बीच में रास्ते में क्या क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, किरणों का अवशोषण हो रहा है, और साथ में हो रहा है प्रकीर्णन। जिसे हम क्या देखते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि ये धरती का धरातल है, ये कई सारे हैं आपके बादल, ये कई सारे हैं आपकी बर्फ की चादर, और कई सारे हैं आपके धूल के कण। ये 3 चीजें उपस्थित हैं। जब कोई भी सूर्य की किरण नीचे की तरफ आ रही है तो जब वो टकरा रही है बादल से, तो बादल इसको नहीं कर रहा है अवशोषित, नहीं इसको कर रहा है, और परावर्तन करके दोबारा से ही इसको ये स्पेस में भेज देता है। कोई अवशोषण नहीं हुआ है, मतलब जो बादल है वो गर्म नहीं हुआ, और वो पहले गर्म होता उसके बाद वो रिलीज करना शुरू करता। लेकिन अब इसमें हुआ क्या है, जो विकिरण आई वही विकिरण चली गई ऊपर की तरफ। उसी प्रकार से यहाँ पर सौर विकिरण पड़ी इन धूल के कणों पर, इन्होंने भी क्या किया, इसको कर दिया परावर्तित, चली गई स्पेस में दोबारा से ही। इसके साथ साथ कुछ धूल के कण ऐसे होते हैं जो तो कर देते हैं परावर्तन, चली गई विकिरण ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनको गुजरने देते हैं यहाँ से, और जब ये गुजरती है तो ये पूरा फैल जाती है कि ये एक ही दिशा में आई थी, इसको एक दिशा में जाना था, लेकिन अब ये फैल गई चारों तरफ। इसे हम कहते हैं प्रकीर्णन, जिससे कि हमें दिखता है ना सुबह का समय जो आसमान है वो हल्का सा आप कह लो कि पिंक सा है,
लाल सा है। सेम उसी प्रकार से शाम को भी जो समय है, पूरा वातावरण है, वो उसका रंग जो है थोड़ा सा लाल हो जाता है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि जो लाल रंग है उसका सबसे ज़्यादा किया जाता है प्रकीर्णन, और जैसे ही वो टकराता है इन धूल के कणों से, वैसे ही हो जाता है प्रकीर्णित और पूरे जगहों पर फैल जाता है। जगहों पर फैल गया, हमें दिख गया, तो हमें क्या लगा कि पूरा जो आसमान है वो कैसा है? लाल है। तो आसमान के लाल रंग होने का जो कारण है वो है आने वाले सौर विकिरणों से होने वाला प्रकीर्णन। तो ये दो चीजें हुई। दूसरा, कुछ धूल के कण ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इन सभी आने वाली विकिरणों को कर लेते हैं अवशोषित, कि ये उन्होंने अवशोषित कर लिया, अब ये खुद गर्म हुए और फिर धीरे धीरे करके इस पूरी ऊर्जा को ये रिलीज करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही होता है। तो जब सूरज से आने वाली जो विकिरणें हैं उनके साथ ही तीन चीजें हो रही हैं, तब क्या होता है, जितना दूरी उनको तय करनी पड़ेगी उतना ही तीन चीजें होंगी। मैं अगर कहूं कि ये धरती का धरातल है, ये आप कह लीजिए कि ये पहाड़ है, यहाँ पर सूरज है, यहाँ सूरज की जो विकिरण है पहाड़ की चोटी पर, उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा कम काम करना पड़ रहा है, कम दूरी तय करनी पड़ रही है। इसीलिए परावर्तन, अवशोषण और प्रकीर्णन, ये तीनों चीजें कम हो रही हैं। इसीलिए तीव्रता सूर्यताप की क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन अगर जो विकिरण सूर्य से यहाँ की तरफ निकल रही है उसको दूरी बहुत तय करनी पड़ रही है। जब दूरी तय करनी पड़ रही है तो इन तीनों चीजों का काफी ज्यादा जो आप कह लो योगदान है बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो तीव्रता है सूर्य तप की वो कम हो जाती है। तो दूरी की वजह से है ना। तो ये सभी जो चीजें हैं ये योगदान देती हैं कि सूर्य तप किसी भी जगह पर कम है या ज्यादा है। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने किया पृथ्वी का घूर्णन। धरती घूम रही है तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर सूर्य तप पड़ रहा है बहुत तीव्रता से, कुछ ऐसा है जहां पर नहीं पड़ रहा है क्योंकि वहां पर रात है। दूसरा हमने किया कि धरती घूम तो रही है लेकिन अपने अक्ष पर झुकी भी हुई है। जब वो झुकी हुई अपने अक्ष पर तो कुछ अक्षांश रेखाएं ऊपर वाली ऐसे हैं जहां पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ऐसे आप कह लीजिए कि कोण बनाकर आती हैं, और वो कोण भी कैसा होता है, बहुत कम कोण होता है। जितना कम कोण होगा सूर्य किरणों के द्वारा बनाया गया उतना ही कम तीव्रता होगी सूर्य तप की। जितना ज्यादा कोण उतना ही ज्यादा सूर्य तप। तो इस बात का हमने ध्यान रखा। फिर हम लोगों ने किया कि वायुमंडल में जो भी चीजें उपस्थित हैं वो कैसे सूर्य तप को प्रभावित करती हैं, चाहे वो प्रकीर्णन हो, चाहे वो अवशोषण हो, और चाहे वो आप कह लीजिए कि परावर्तन हो। ये हमने देखा। और साथ में अगर हम एक चीज को और देखें, दूरी को, कि जब धरती बहुत पास है तब ज्यादा तीव्रता पड़ेगी, और जब दूरी ज्यादा है धरती के सन से, सूरज से, वैसे ही जो आपकी तीव्रता है वो कम हो जाती है। ठीक बात है। तो सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है, जितने भी आपके ये बादल वगैरह होते हैं वो धरती पर इन किरणों को आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी सतह से ही इनको कर देते हैं परावर्तित। तो जिस जगह पर बादल ज्यादा होते हैं वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं धरती पर थोड़ी सी कम पहुंच पाती हैं। धरती पर मतलब धरती की सतह पर कम पहुंच पाती हैं। जैसे हम बात कर लेते तो दो जगहें हैं, हम बात करते हैं, एक तो हो गया मेघालय, आपका एक मेघालय है और एक आपका राजस्थान है। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वर्षा होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बादलों की उपस्थिति होती है। लेकिन राजस्थान में वर्षा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर बादल ही नहीं है। तो जब यहाँ बादल नहीं है तो जितनी भी किरणें सूरज से आएंगी वो सारी की सारी कहाँ पहुंचेंगी, धरती की सतह पर पहुंचेंगी। इसलिए तीव्रता ज्यादा लगेगी, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। और जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहां पर क्या होगा, सूरज से विकिरणें आई, बीच में बादल हैं, टकराई, हो गई परावर्तित। जितने ज्यादा बादल उतना ज्यादा परावर्तन, और जितनी ज्यादा परावर्तन उतना कम धरती की सतह पर पहुंचने वाली विकिरणें। तो इसीलिए वायुमंडल का होना पारदर्शी या अपारदर्शी, या उसमें बादलों का होना या ना होना भी ये निर्भर करवाता है कि किसी भी जगह पर सतह पर जो सौर विकिरण है उनकी तीव्रता कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक बात है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो ये निर्भर करवाती हैं कि सूर्य तप कम होगा या ज्यादा होगा। तो सूर्य तप क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, और किन पर ये प्रभावित होता है किन कारकों से, वो हम लोगों ने देख लिया।
चलिए, तो अब हम बात करेंगे इस चीज की कि जो धरती है वो किस तरीके से गर्म होती है या फिर किस तरीके से ठंडी होती है। इसके साथ साथ एक चीज और हम देख लेंगे इसमें कि जितने भी इसमें महाद्वीप या महासागर उपस्थित होंगे उतना ही ज्यादा भी उसमें अंतर आएगा। जैसे हम देख लेते हैं इसमें भी कि हम बात करते हैं दो जगहों की कि जो सूर्य से विकिरणें आ रही हैं धरती के सतह पर, जिसमें हम बात करते हैं जहां पर महाद्वीप है हमारा, और ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पर महासागरों की। हमें ये पता है एक ना होती है विशिष्ट ऊष्मा। ये ऊष्मा क्या होती है कि अगर आपको किसी भी चीज का तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको कितनी ऊष्मा उसको देनी पड़ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो धरती है उसका तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको मुझे 16 बनाना है तो उसके लिए मुझे कितनी ऊष्मा को प्रदान करना पड़ेगा, वो होती है विशिष्ट ऊष्मा। या फिर अगर किसी का तापमान 20 डिग्री है उसको मुझे करना है 19 डिग्री, तो कितनी ऊर्जा मुझे उससे लेनी है, वो भी क्या होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ये आपका सभी सतहों के लिए, चाहे वो महाद्वीप है, चाहे महासागर है, चाहे पानी है, चाहे रेत है, चाहे कुछ भी है, हर किसी की होती है विशिष्ट ऊष्मा की उसका तापमान अगर आपने बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से तो कितनी ऊर्जा आपको उसको देनी पड़ रही है, और घटाना है टेम्परेचर आपको, तापमान आपको, तो कितनी ऊर्जा आपको लेनी पड़ रही है। ठीक बात है। तो अगर हम देखें जो धरती है ना, धरती का जो महाद्वीप वाला क्षेत्र है वहां पर विशिष्ट ऊष्मा है बहुत सी कम, क्योंकि जो धरती की पूरी परतें हैं वो आपस में ऐसे जुड़ी नहीं हुई, वो पारदर्शी नहीं है। जब पारदर्शी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली सतह ही क्या होती है आपकी गर्म होती है। ये सतह जो है ये आपकी गर्म होगी, बाकी नीचे सौर विकिरण का कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन महासागर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है, सूर्य का विकिरण पड़ी, पहले यहाँ पर गई, फिर वो नीचे की तरफ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, हर जगह जाती है। तो इस वजह से जो पूरी ऊर्जा है वो पूरे पानी में फैल जाती है। इसीलिए अगर आपको पूरे पानी का तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से तो आपको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, और अगर आपको तापमान कम करना है 1 डिग्री सेल्सियस से तो आपको ऊर्जा उससे लेनी पड़ेगी, उतनी ही देनी पड़ेगी, उतनी ही लेनी पड़ेगी, अगर तापमान बढ़ाना है या तापमान घटाना है तो। इसीलिए हम कहते हैं जो महाद्वीप वाले क्षेत्र हैं, सतह वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है, और जो महासागरों वाला क्षेत्र है वहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। इसीलिए जो महाद्वीप वाले क्षेत्र हैं वहां पर सौर विकिरण की तीव्रता ज्यादा मिलेगी आपको, और यहाँ पर सौर विकिरण की तीव्रता जो होती थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। तो ये अंत में सारे के सारे कारक हैं जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं जो कि प्रभावित करते हैं सूर्य तप को। आप इनको एक बार देखिए, आपको समझ में चीज नहीं आती है तो हम लोगों से पूछिए जरूर। ठीक, तो ये हम कर लेंगे। अब हम करेंगे धरती की जो ऊष्मा है वो किस तरीके से आती है, किस तरीके से जाती है। इसी चीज पर बिल्कुल आधार बनाकर हम पढ़ेंगे, सेम समान बिल्कुल यही चीजें जो हम लोगों ने अभी करी हैं, बस मुझे उसको प्रयोग में लेकर आना है और इम्प्लीमेंट करना है ताकि चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। एक है आपका, हम बात करते हैं ऊष्मा संतुलन की। क्या होता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन? बजट देखो क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है कि सरकार के जितने पैसे आए उतने ही सरकार ने पैसे लगा दिए। ठीक बात है, जितनी पॉकेट मनी आप लोगों को मिली उतनी पॉकेट मनी आपने लगा दी, तो बजट आपका मेंटेन है। अगर आपको पॉकेट मनी मिली कम और आपने लगा दी ज्यादा, तो उसको पूरा करने के लिए आपको उधार लेना पड़ेगा, है ना। आपने किसी उधार लिया होगा तभी तो वो आप खर्च कर पाए हो। तो एक तो हो गया कि आपके पास कम थे बट आपने ज्यादा खर्च कर दिए, बजट गड़बड़ा गया आपका। एक होता है कि जहां पर आपने 10 रुपए आपको मिले, आपको जरूरत थी 5 रुपए की, 5 रुपए आपने क्या कर लिए खर्च, और 5 रुपए आपने क्या कर लिए जमा, है ना। तो कई जगह ऐसी हैं धरती पर जहां पर सौर विकिरण पड़ती तो है, वहां पर तापमान बढ़ता है और वो तापमान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं धरती पर जहां पर सौर विकिरण पड़ती हैं, उनको अवशोषित किया जाता है धरती सतह के द्वारा, और फिर उनका जो तापमान है वो उतना नॉर्मल सा, या सरल भाषा में कहें तो ठीक ठाक ही रहता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र की हम बात कर लें, जहां पर सूर्य की विकिरण पड़ती ही नहीं है बहुत महीनों तक, तो वहां पर तापमान कैसा होता है, बहुत कम हो जाता है।
तो हमें पता है कि धरती का तापमान क्यों इतना आप कह लीजिए कि संतुलित है, क्योंकि तापमान में हम ये देखते हैं कि पूरा जो गति है हवाओं की वो तापमान ज़्यादा से तापमान कम की तरफ चलती रहती है। जितनी भी हम देखते हैं ना हवाएं चलती हैं, हवाएं कहाँ चलती हैं? जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है या फिर तापमान जहाँ पर कम होता है, उन चीज़ों को ही पूरा संतुलित करने के लिए हवाएं चलती रहती हैं। और खास करके वहां चलती हैं जहां पर कम तापमान है, कम तापमान वाले क्षेत्रों से चलती हैं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों तक। ठीक बात है। अब इसके साथ ही हमें ये देखना है कि जो ऊर्जा धरती को मिली है सूर्य से, अगर वो पूरा का पूरा संचय कर ले तो बहुत गर्म हो जाएगी, और अगर पूरा का पूरा वापस भेज दे या फिर अवशोषित ही ना करे तो बहुत ठंडी हो जाएगी। तो संचय भी नहीं करना है, ठंडा भी बहुत नहीं होना है, क्योंकि जीवन यापन संभव है आपकी वजह से यहाँ पर। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए धरती को ना तो संचय करना है और ना ही पूरा ठंडा होना है। इसीलिए धरती बनाकर रखती है एक ऊष्मा का बजट। जितनी आई उतनी ही चली गई, क्योंकि जितनी आई थी धरती की सतह पर वो कर ली गई थी अवशोषित, और फिर धरती हो गई थी खुद पूरी गर्म। उस पूरे गर्म को हम लोगों ने दोबारा से क्या कर लिया, जितना कि पहले तापमान था जब तक सूर्य तप नहीं आया था हमारी धरती की सतह पर। तो एक दिन ऐसा चलेगा, पूरा एक दिन 12 घंटे सूर्य तप आएगा, 12 घंटे धरती जो है वो रिलीज करेगी उस पूरी ऊर्जा को। अगले दिन फिर सूर्य तप आएगा, धरती अवशोषित करेगी और फिर धरती उसको रिलीज करेगी। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरी जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक सूर्य तप हमें मिलता रहेगा। और कब खत्म हो जाएगी? जब सूर्य तप नहीं मिलेगा। बिगड़ेगा कब? जब सूर्य तप आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है, या फिर आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है। तो धरती का तापमान बढ़ेगा जब आएगा ज्यादा जाएगा कम, और घटेगा कब? जब आएगा कम और जाएगा ज्यादा। तो इसीलिए जो बजट है वो हमें रखना है संतुलित, मेंटेन। इसी के लिए हम करेंगे अभी ऊष्मा बजट। चलिए हम देखते हैं एक पूरी आकृति, जिसमें मैं बताती हूँ आपको कि ये है धरती की सतह, ये है धरती की सतह, धरती का धरातल, और ये है आपका सूर्य। सूर्य से आ रही हैं बहुत सारी विकिरणें, जिसमें पराबैंगनी किरणें हैं, जिसमें विजिबल विकिरणें हैं, है ना। तो वो सब यहाँ पर इंफ्रारेड विकिरणें हैं। तो वो सब जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ देखो होता क्या है, जब ये आप देखोगे सूर्य से जब काफी सारी विकिरणें आ रही हैं, हम मान लेते हैं सूर्य से आई 100 यूनिट, सूरज से आई हमारी 100 यूनिट। इन 100 यूनिटों में से क्या हुआ, कुछ जो यूनिट हैं वो बादलों ने बिना अवशोषित करे पहुंचा दी दोबारा से स्पेस में। 100 में से हैं टोटली आपकी 27। कितनी रह गई? 63 रह गई या 73 रह गई, सॉरी। इसके बाद जो आई नीचे की तरफ, उसमें से कुछ जो आपके ये धूल के कण हैं उन्होंने कर दी कम से कम 6 परावर्तित। अवशोषित नहीं करी, परावर्तित कर दी, कोई इनका तापमान में वृद्धि नहीं हुई आपके धूल के कणों की। फिर नीचे की तरफ आई वो, यहाँ पर है आपकी बर्फ की चादर, हम मान लेते हैं बर्फ की चादर है। इसने भी क्या किया, 2 जो यूनिट है उनको कर दिया परावर्तित। कोई अवशोषण ना तो यहाँ पर हुआ, ना तो धूल के कणों में हुआ, ना ही बादलों में हुआ। तो टोटल मिलाकर 100 में से 27 + 26 + 27 + 6 + 2 कितने हो गए आपके? 35 हो गए। 35 यूनिट ऐसी है विकिरणों की जो कि धरती ने अवशोषित की ही नहीं, पहुंची ही नहीं, यहाँ तक मौका ही नहीं मिला अवशोषण होने का। तो अब होगा क्या, इन 35 के अलावा जो बाकी 65 बची हैं हमारे पास, वो धरती के धरातल तक पहुंचेंगी। पहुंचते पहुंचते क्या हुआ है, कुछ धूल के कण ऐसे होते थे जो कि किरणों को करते थे परावर्तित। सही बात है, कर दिया। कुछ धूल के कण ऐसे होते हैं जो कि इस पूरे विकिरणों को कर लेते हैं अवशोषित, और अपना जो तापमान है वो बढ़ा लेते हैं। तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर दोबारा से ऊर्जा की रिलीज शुरू करेंगे सारे के सारे धूल के कण। ये पहले खुद तो गर्म होंगे लेकिन, और इनमें से 65 में से हुई है टोटल आपकी ये 14 यूनिट। इसका मतलब 14 जो यूनिट है 65 में से, वो धूल के कणों ने वायुमंडल में ही कर ली है अवशोषित, और वायुमंडल हो गया है आपका थोड़ा सा गर्म। ठीक बात है। इसके बाद पहुंची है कितनी, 51 बची हुई, 51 बची हुई पहुंची। इसको किया है अवशोषित धरती की सतह ने, ये यहां तक पहुंची है वास्तव में। तो अगर मुझे पूरा बजट बनाना है, इसका मतलब क्या है, जो 35 है वो तो मैं निकाल ही दूं क्योंकि वो तो चली ही गई।
अब जो मुझे पूरी की पूरी 65 किरणों का हिसाब देना है कि जितनी मेरे पास आई थी धरातल पर या वायुमंडल में जो की गई थी अवशोषित, उतनी ही वापस भी जानी चाहिए। तो उतनी ही जो वापस है ये चली जाएंगी, तब हम कहते हैं कि ऊष्मा का जो बजट है वो हमारा संतुलित है। अब अगर देखें आप, इसमें दो चीजें हैं, कितनी पूरी यूनिट हमारे पास आई, कितनी पूरी यूनिट हमारे पास आई, वो कितनी थी, 100 थी। उसमें से कितनी ऐसी थी जिनका कुछ भी नहीं हुआ अवशोषण और सिर्फ क्या हुआ है, परावर्तन। वो कितनी है टोटल आपकी, 35। इसका अगर प्रतिशत निकालूं मैं तो इंटू 100 कर दूं मैं, कितना बचा आपका, 35%। ये क्या है 35%? ये है धरती का एल्बिडो, इसे हम कहते हैं धरती का एल्बिडो। ये क्या है कि वो किरणें जो सूर्य से आई हैं लेकिन पहुंची नहीं है, कहां तक, धरती की सतह पर। धरती की सतह पर पहुंची नहीं, अवशोषण नहीं हुआ और सिर्फ इनका कर दिया गया था परावर्तन, और 35 ऐसी हैं आपकी विकिरणें। 65 ही जो प्रतिशत है वो धरती पर पहुंचता है, कुछ वायुमंडल कर लेता है अवशोषित और कुछ कर लेता है धरती अवशोषित, धरती की सतह अवशोषित। ठीक बात। अब जो ये पूरे वायुमंडल में धूले कण थे वो गर्म हुए थे, वो भी क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा को छोड़ेंगे। गर्म होने के बाद होता क्या है, वही होगा ना कि अगर ये बहुत टाइम तक, बहुत समय तक ऊर्जा अपने पास रखेंगे तो ये और गर्म होते चले जाएंगे, और गर्म होते चले जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे इतनी ऊर्जा को, है ना। तो इनको कभी ना कभी तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा, और ये छोड़ भी देते हैं। उसी प्रकार से जो भी चीज गर्म होती है उसमें से निकलती है ऊर्जा। आप कुछ भी करो, आप किसी भी चीज को, जैसे आपने मान लो कि गैस चलाई, आपने खाना बना लिया, जो उसका पूरा बर्नर है कुछ टाइम तक वो गर्म रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके होगा क्या, वो पूरी अपनी जो ऊर्जा है वो कहाँ छोड़ देगा, वायुमंडल में। फिर ठंडा हो गया वो, आपने फिर आग लगाई, फिर गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया। तो जो भी चीज गर्म होती है वो धीरे धीरे करके अपनी जो ऊर्जा है वो छोड़ देती है वायुमंडल में, और वायुमंडल चले जाती है वो धीरे धीरे करके आसमान में, स्पेस में, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर भी जो 65 आपकी विकिरणें हैं जो अब धरती के पास हैं, धरती गर्म हुई है पूरी, अब धरती भी धीरे धीरे होगी ठंडी। ठंडी कब होगी, जितनी 65 यहाँ पर आई थी उतनी 65 चली भी गई, है ना। तो ये 65 जब चली जाएंगी तो मैं कहूंगी कि ऊष्मा का बजट जो है हमारा वो स्थापित हो गया। ठीक बात है। अब होगा क्या, देखिए इसमें जो अब धरती छोड़ेगी अपनी सारी ये किरणें, उसको हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे पार्थिव विकिरण, और जो आ रही थी उसे हम क्या कहते थे, आगामी सौर विकिरण। और जब ये विकिरणें जाएंगी सतह से लेकर स्पेस में, तो कहीं पर होगा इसका चालन, कहीं पर होगा इसका संवहन, और कहीं पर होगा इसका, आप कह लो कि अभिवहन, स्थानांतरण, अभिवहन। तो ये सब जो चीजें वो चलती रहेंगी, वो कैसे होंगी वो हम देखेंगे अभी। हमें इतना स्पष्ट है कि धरती की सतह पर हमारे पास है टोटल 65 यूनिट, और इसको ही हमें वापस भी भेजना है। अब ये जो यूनिट ऊपर की तरफ जाएंगे, धरती जो रिलीज कर रही है, उसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी ये CO2 हो गया, CH4 हो गया, या और ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हो गई, वो कर लेती हैं जाने वाली को अवशोषित। जितनी ज्यादा इसमें CO2 होगा, CH4 होगा, उतना ही ज्यादा जाने वाले को किया जाएगा अवशोषण, और उतना ही वायुमंडल का जो तापमान है उसमें हो जाएगी वृद्धि। हमने कल भी देखा था ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता था, सेम वही है। अगर हम 65 की बात करें तो 65 में से जो 17 हैं वो तो अपने आप ही चली गई हैं यूनिट, सारी की सारी स्पेस में अपने आप चली गई, उनको रोकने वाला कोई था नहीं रोकने वाला इनको। और जब ये जा रही हैं, 17 तो चली गई, और जो 34 हैं वो कर ली गई इस वायुमंडल में उपस्थित सभी जितनी भी आपकी ये गैसें हैं उनके द्वारा अवशोषित। ठीक बात। और जो 14 यहाँ पर थी वायुमंडल में, वो भी क्या होंगी, धीरे धीरे करके दोबारा से चली जाएंगी स्पेस में। वो चली जाएंगी, जब तक नया दिन का सूरज नहीं आता है तब तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हो जाती है। अब आप देखो इसमें क्या, अब इसमें क्या एक बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज ये है कि अगर 17 चली गई आपकी, 14 चली गई आपकी, आराम से कितनी रहेगी आपकी, 31 रह गई, चली गई वो तो। 34 जो थी वो वायुमंडल में उपस्थित सभी ग्रीन हाउस गैसों ने कर ली अवशोषित।
जितनी ज्यादा ही गैस होंगी उतना ही वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होगी। उसे ही हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या फिर हम कह देते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक बात है। तो जब ये इनको करेंगे अवशोषित, उसके बाद ये भी गर्म होंगे, और जब ये भी गर्म होंगे तो कुछ समय के लिए जो ये पूरी ऊर्जा है अपने पास रखेंगे और फिर धीरे धीरे करके खुद भी रिलीज करना शुरू कर देंगे। ये सब हो रहा है सुबह के 6 बजे तक। सुबह के 6 बजे से लेकर अगली सुबह के 6 बजे तक ये सब चीजें चल रही हैं आपकी। अब अगली बार अगला दिन का सूरज आएगा, सौर विकिरण आएंगी, धरती गर्म होगी, धरती उसको कर लेगी अवशोषित और फिर कर देगी उसको रिलीज। ये सब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं ऊष्मा बजट। ये बजट गड़बड़ा क्यों रहा है? क्योंकि जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ रही है। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ये जो 34 यूनिट हैं ये ना सिर्फ अवशोषित होकर इसकी जो मात्रा है वो 36 हो जाएगी, वो 38 हो जाएगी, वो 40 हो जाएगी, और जितनी मात्रा इसमें रहेगी उतना ही कम, उतना ही देरी में जो वायुमंडल है ठंडा होगा, है ना। जितनी इसमें मात्रा होगी पूरे के पूरे धूल के कणों की या इस ग्रीन हाउस गैसेस की, उतना ही ज्यादा ये धीरे धीरे करके ठंडा होगा। तो जब तक अगला सूरज आ रहा है उस समय तक भी ऊर्जा इसी में उपस्थित है और ऊर्जा आ गई है। तो ये जो पूरा आप कह लो कि प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि ज्यादा अब जो अमाउंट, ज्यादा जो मात्रा है ग्रीन हाउस गैसों की वो ज्यादा मात्रा में यूनिटों को कर रही है अवशोषित। अदरवाइज तो क्या होना था कि 6 बजे से लेकर सुबह के अगले 6 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सूरज आ तो रहा है 6 बजे तक, लेकिन अगली सुबह के आप कह लीजिए कि 8 बजे तक जो ये पूरे की पूरी विकिरणें हैं ये ग्रीन हाउस गैसों ने अपने से रिलीज नहीं करी है। इसलिए तापमान जो है और बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे करके तापमान इतना बढ़ जाएगा कि धरती और भी ज्यादा गर्म होनी शुरू हो जाएगी। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक बात है। तो ये है आपका धरती का ऊष्मा बजट। अभी सिर्फ इतना है कि ऊष्मा बजट हल्का सा गड़बड़ाया है। अगर हमने और ध्यान नहीं दिया, हमने और CO2 को यहाँ पर आने से नहीं रोका, तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। ठीक बात है। तो पूरा का पूरा सूर्य तप क्या है, ये क्या होता है, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और साथ में ऊष्मा बजट क्या है, अल्बीडो ऑफ अर्थ क्या है, धरती का अल्बीडो क्या है, और साथ में ये सारा का सारा जो है कि कितना ज्यादा किया गया अवशोषण, कितना ज्यादा किया गया परावर्तन। अगर हम देख लेते हैं कि टोटल मिलाकर 100 यूनिटों में से किनका हुआ है परावर्तन, ये किया गया है परावर्तन 35 यूनिटों का। ठीक बात है। अगर हम देखें वायुमंडल द्वारा अवशोषण कितना हुआ है, वायुमंडल द्वारा अवशोषण आने वाले 14 का हुआ था, जो आने 14 यूनिट थी उनका अवशोषण हुआ था, और जो जाने वाले 34 थी उनका भी था अवशोषण। तो कुल मिलाकर कितना, 48। और कितना पहुंचा धरती की सतह पर, धरातल पर पहुंचा था आपका केवल 51। ठीक बात है। और 51 जब धरती की सतह पर आया था तो उसमें से जो 17 थी वो अपने आप ही स्पेस में चली गई, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। कुछ रोकने वाली गैसें थी तो उन्होंने इस पूरी जाने वाले को रोक लिया, जो हम लोगों ने 34 में यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो ये सब पता हो आपको। थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान रखना कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें सारी जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, कुछ भी हैं, हर किसी के पास अपनी एक ऊर्जा है। हो सकता है कोई ऊर्जा कम है, किसी के पास ऊर्जा ज्यादा है। सूरज और धरती की तुलना में सूरज ऊर्जा में कमी आ सकती है, अंतर आ सकता है, लेकिन हर किसी के पास ऊर्जा होती जरूर है, चाहे वो किसी भी रूप में करे उसको आगे रिलीज, लेकिन ऊर्जा होती जरूर है। तो धरती के पास भी ऊर्जा आती है, वो भी छोड़ती है। कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ, किसके रूप में? पार्थिव विकिरणों के रूप में। सूर्य से आती है ऊर्जा, वो सौर विकिरण के रूप में आती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका पूरा का पूरा ये ऊष्मा संतुलन और सूर्य तप किस तरीके से प्रभावित करता है पूरे धरती को, वो हम लोगों ने देखा। अब अगर हम देखें, जितना ज्यादा सूर्य तप किसी भी जगह पर पड़ेगा, क्या उतना ही वहां पर तापमान की वृद्धि नहीं होगी? तो अगर मैं कहूं जो कारक सूर्य तप को कर रहे हैं प्रभावित, क्या वही कारक तापमान को प्रभावित नहीं करेंगे? तो हमारा क्या होना चाहिए उत्तर? हाँ।
कि अगर मैंने पढ़ लिया वो कारक जो कि सूर्य तप को करते हैं प्रभावित, वो अंत में तापमान के वृद्धि या उसकी घटोतरी में भी कारण बनते हैं। ठीक बात है। अगर मैं तापमान की बात करूँ, तापमान होता क्या है? तापमान होता है किसी भी शरीर में, किसी भी बॉडी में कितना ज्यादा हीट है, कितना ज्यादा वार्म है, कितना ज्यादा उसका जो आप कह लीजिए कि कोष्ण है ना। तो इसको हम कहते हैं तापमान, जिसको हम अलग अलग चीज़ों में मतलब मेजर कर पाते हैं, चाहे वो डिग्री सेल्सियस है, चाहे वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, चाहे वो केल्विन है। तो अलग अलग यूनिटों में इसको हम लोग कर सकते हैं मेजर। चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं तापमान का बेसिकली क्या मतलब है और किन कारकों से प्रभावित ये होता है। अगर हम देखें तो तापमान क्या है ना, कि तापमान एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पूरे जीवन यापन को करती है कहीं ना कहीं रेगुलेट। जैसे तापमान अगर बहुत बढ़ जाए तो हम नहीं काम कर पाते बिना एसी के, अगर तापमान बहुत कम हो जाए तो भी हम नहीं काम कर पाते। तो एक जो पूरी एक मात्रा है तापमान की, वो हमें चाहिए है ताकि हम अब लोग सही ढंग से सोच सकें, सही ढंग से काम कर सकें, सही ढंग से बाहर आ जा सकें, है ना। तो तापमान ये कहता है कि किसी भी जीवन का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी और कोई और जो स्पीशी है उसका कितना ज़्यादा कंफर्ट लेवल है, कितना टेम्परेचर उसको चाहिए है, उतने ही टेम्परेचर में वो सही ढंग से सोच पाता है। अगर हम देखें ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा उत्तरी भारत है, तापमान बढ़ता बहुत ज़्यादा है गर्मियों में, घटता बहुत कम है सर्दियों में। मतलब घटता भी ज़्यादा है, सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। तो अब इससे होता क्या है, ना तो हम गर्मियों में पढ़ पाते हैं, ना हम सर्दियों में पढ़ पाते हैं। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए उल्टी साबित हो जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? तापमान की वजह से। तो एसी की हमें ज़रूरत महसूस होती है, हमें हीटर की ज़रूरत महसूस होती है, ताकि हम अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है उसको हम लगा सके सिर्फ पढ़ाई में, है ना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे किसी भी हवा का जो नमी रखने का आप कह लो कि पोटेंशियल है वो बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा गर्म हवा होगी उतना ही ज़्यादा उसमें नमी भी होगी, ये भी ध्यान रखना। जो हवा जितनी ठंडी होगी उतनी नमी, उसमें नमी भी उतनी ही कम होगी। तो तापमान के हल्के से ना ये कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए हमें। अब हम पहले देखेंगे कि तापमान को चेंज करने वाले, उसमें अंतर लेकर आने वाले, उसमें भिन्नता लेकर आने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए पहले देखते हैं हमारा अक्षांश। हमें पता है अक्षांश कैसे हम करेंगे कि इस अक्षांश पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रही हैं 90 डिग्री के कोण पर, यहाँ पड़ रही हैं वो आप मान लो कि 70 या 60 या 50। तो जितना ज़्यादा सूर्य ताप आएगा, जितनी ज़्यादा तीव्रता से आएगा, उतना ही तापमान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए जो तापमान आपका भूमध्य रेखा पर है, अगर आप ऊपर की तरफ जाओ तो धीरे धीरे हो जाता है कम। तो जैसे हम लोग अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा से जा रहे हैं ऊपर ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे जो हमारा तापमान है वो भी हो रहा है कम, होना चाहिए कम, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तप जो है वो ज्यादा कोण पर है, यहाँ पर वो सूर्य तप कम कोण पर है। यहाँ पर तीव्रता ज्यादा है कम क्षेत्र के लिए, यहाँ तीव्रता कम है ज्यादा क्षेत्र के लिए। ये देखा था हम लोगों ने सूर्य तप करते टाइम। अब अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि इसमें हल्का सा एक अपवाद है, जैसे अगर मैं भूमध्य रेखा से जा रही हूँ ऊपर की तरफ और मैं पहुंच गई कर्क रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान क्या है, थोड़ा सा ऐसा है कि हर पूरे साल रहता है 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस वजह से क्या होता है, तापमान ज़्यादा है। तापमान जब ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा होती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। तो जितने ज़्यादा बादल होते हैं उतने ही ज़्यादा सूर्य की किरणों का परावर्तन भी होता है ना। तो इसीलिए इस भूमध्य रेखा पर ज़्यादा मात्रा में बादलों के होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो सूर्य की विकिरणें हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सतह तक नहीं पहुँच पाती, और दोबारा से उनका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पर जो आपका वातावरण है वो बिल्कुल पारदर्शी है। यहाँ पर बादलों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है थोड़ा सा इसके आप कह लीजिए कि पारदर्शी है। यहाँ पर धूल के कण ज़्यादा हैं, यहाँ पर नमी कम है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी की उपस्थिति नहीं है, तो बादल कम बनते हैं यहाँ पे। तो जब बादल कम बनेंगे तो उतना ही कम परावर्तन भी होगा। तो परावर्तन जब कम होता है तब क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में जितनी वृद्धि होगी उतना ही वाष्पीकरण होना चाहिए वैसे तो,
अब मैंने भी आपको बताया भूमध्य रेखा के केस में, लेकिन मैंने बताया जितना ज़्यादा तापमान होता है उतना ही हवा में नमी को रखने की जो कैपेसिटी है, वो क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और बादल तब बनते हैं जितना उस हवा में नमी होनी चाहिए उतनी ही है, तब बनते हैं बादल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नमी है कम, लेकिन नमी हो सकती है ज़्यादा। जब किसी भी हवा के पास आप कह लीजिए कि 100 जल वाष्प होंगे और वो 100 जल वाष्प ही अपने साथ क्षमता रखती है लेकर चलने की, तब बन जाते हैं बादल। लेकिन अगर कोई हवा ऐसी है, कोई वायु ऐसी है जिसके पास 100 जल वाष्प हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा तापमान उसका ज़्यादा है कि वो और भी ज़्यादा जल वाष्पों को अपने साथ रख सकती है, 200 रख सकती है, तब बादल नहीं बनेंगे। तो इसीलिए तापमान में बहुत वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर बादल कम है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, नमी ज़्यादा हो सकती है लेकिन है कम, क्योंकि पानी की उपस्थिति कम है। तो इस वजह से एक अपवाद है बस, जब भूमध्य रेखा जाते हैं ऊपर की तरफ आपका तापमान बढ़ता है, और जब आप भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बाद कर्क रेखा के ध्रुवों तक जाओगे तापमान हो जाता है आपका कम। तो पहली चीज तो ये तापमान में इस तरीके से अक्षांश रेखाओं का पड़ता है फर्क। फिर आते हैं हम लोग उत्तुंगता पे, ऊंचाई पर। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर धरातल पर हैं तो हम तापमान हमारा ज्यादा है, अगर हम जाएंगे ऊपर की तरफ तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। इसे हमने क्या कहा था कल, सामान्य ह्रास दर कहा था हमने इसे हमने कहा था सामान्य ह्रास दर, जिसमें हमने ये देखा था कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका ये एक प्रभाव है। फिर बात करते हैं समुद्र से दूरी। जितना ज़्यादा समुद्र से दूर होगा कोई भी क्षेत्र, उतना ही ज़्यादा उसमें फिर तापमान बढ़ेगा या घटेगा, निर्भर करता है गर्मियाँ की सर्दियाँ हैं। जैसे हम देखते हैं ये 2 क्षेत्र हैं, ये है आपका पानी वाला क्षेत्र और ये है आपका धरातल वाला क्षेत्र। हमने देखा था कि जो पानी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, वो होती है ज़्यादा। उसको ठंडा होने के लिए, गर्म होने के लिए जो तापमान है कम चाहिए होता है, और जो धरातल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है कम, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसीलिए जो क्षेत्र धरातल का समुद्र के पास लगता है, अगर मैं कहूँ सर्दियों में अभी तापमान इसका ज़्यादा ही है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि तापमान जल्दी कम नहीं होता। इसका तापमान बढ़ने के लिए विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा चाहिए होती है और कम करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो अभी इतनी विशिष्ट ऊष्मा गई नहीं है इसमें से कि तापमान इसका कम हो जाए सर्दियों में। इसीलिए जो ये क्षेत्र होंगे वो थोड़े से गर्म होंगे, किसमें, सर्दियों में। अगर मैं कहूँ गर्मियों में क्या होगा, यहाँ का तापमान तो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि कम ही ऊर्जा चाहिए थी इसको अपना तापमान बढ़ाने के लिए, और इसको तापमान बढ़ाने के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए होती थी, तो बहुत ऊर्जा अब धीरे धीरे करके आएगी। मतलब इसका तापमान कैसा है, कम है, किसकी तुलना में, धरातल की तुलना में। और इसी वजह से जो क्षेत्र इस समुद्र के पास पास लगते हैं वहां पर भी सर्दियों में क्या होगा, तापमान थोड़ा सा कम होगा। तो सर्दियों में हल्का सा गर्म वाला माहौल है और गर्मी में हल्का सर्द वाला माहौल है। कहाँ पर, जो क्षेत्र आपका समुद्र से लगता हुआ है, क्योंकि समुद्र का तापमान सर्दियों में बहुत जल्दी कम नहीं होता, गर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसे हम समुद्र से दूरी कहते हैं। जितना ज़्यादा आप समुद्र से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो तापमान है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप गर्मियों की बात करेंगे वो घटता रहेगा अगर आप सर्दियों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका पूरा प्रभाव किसके ऊपर है, इसकी पूरा का पूरा हम निर्भर करते हैं विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर। फिर हम बात करते हैं आपके महासागरीय धाराओं पर और वायु सहित पर। वायु सहित है आपका जहां पर गर्म हवा है, जहां पर ठंडी हवा है ना। तो अगर हम महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें कि अगर कोई महासागरीय धारा ठंडी है, अगर महासागरीय धारा कोई ठंडी है, जैसे आपकी बेनेगुला धारा है, ठंडी है ये, तो ठंडी हवा क्या करेगी, ठंडी धारा क्या करेगी, जो आसपास के आपके तट वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी क्या करेगी, तापमान को कम कर देगी। और अगर कोई आपकी कोष्ण महासागरीय धारा है तो वो क्या करेगी, तटीय क्षेत्रों का तापमान थोड़ा सा ही बढ़ा देती है। ठीक बात है। तो महासागरीय धारा है सिंपल कि एक ऐसी धारा जो कि पूरे साल एक ही दिशा में चलती है और हवाओं की वजह से चलती है, और जहां पर ठंडी होंगी वहां पर तट का तापमान भी कम हो जाएगा, जहां पर ये गर्म होंगी तट का तापमान भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन सभी चीजों पर निर्भर करता है आपका पूरा का पूरा तापमान
कि किसी जगह पर तापमान कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि जो आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा है पेड़ पौधे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर भी, तापमान भी आपका कम होता है। अगर आप गर्मियों में किसी पार्क में जाओ जहाँ पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर क्या लगता है आपको, हल्का सा सुकून सा आता है कि इतनी गर्मी में थोड़ी जगह ऐसी है जहाँ पर तापमान ठीक ठाक है। तो जहाँ पर ज़्यादा आपके क्षेत्र, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पर तापमान भी थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी, की अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तुंगता है, ऊंचाई है, महासागरीय धाराएं हैं, आपका सूर्य तप है, उसके साथ साथ आपको समुद्र से दूरी है, विशिष्ट ऊष्मा का अवधारणा है, वो सब जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में से। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं तापमान की समताप रेखाओं के बारे में। देखिए, पूरी धरती पर कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो उन जगहों को जोड़ती हैं जिनका तापमान बिल्कुल समान है। ठीक बात है। अगर हम देखें ये पूरा, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, और ये है आपका अफ्रीका, ये सब जो है। फिर आपका ये बीच में महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इसमें क्या है, जो आप कह लो कि पूरी की पूरी एक रेखा है जो कि सभी को, उन क्षेत्रों को जोड़ती है जिनकी जो तापमान जो है सबसे समान है, कि यहाँ का तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का तापमान भी 16 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का तापमान भी आपका 27 मतलब 15 है, यहाँ का भी 15 है। तो वो रेखाएं जो सभी जगहों को जोड़ती है जिनका तापमान समान होता है, उन्हें हम कहते हैं समताप रेखाएं। लेकिन ये रेखाएं जो हैं वैसे तो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बिल्कुल जैसे आपके अक्षांश हैं वैसे ही, उसी आधार पर आपकी ये भी होनी चाहिए। ये मैंने बनाई अक्षांश रेखाएं, अगर मैं बनाऊं इसके साथ में समताप रेखाएं तो वो कैसे बनेंगी, देखो वो बनेंगी इसके साथ, ये वाली समताप रेखा ऐसे चले, इसके साथ ही ऐसे चले, ये भी चले ऐसे, ये भी चले ऐसे, चले जी समानांतर। क्योंकि अक्षांश रेखाओं पर ही क्या निर्भर करता था आपका सूर्य तप पर क्या निर्भर करता है आपका तापमान, और समान तापमान ही होना चाहिए हर अक्षांश रेखा पर। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर जो आपके महाद्वीप और महासागर, इनकी है उपस्थिति। अगर पूरे क्षेत्र में आपका महाद्वीप हो तब भी बिल्कुल लाइन बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी, अगर पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी है तब भी लाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप और महासागर हैं, इनके होने की वजह से कैसे समताप रेखाएं जो हैं ऐसे ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये हम करेंगे अगली क्लास में, कि किस प्रकार से समताप रेखाओं का एक आप कह लीजिए कि प्रभाव पड़ता है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में। अभी तक आपने ये देखा है हमारे साथ कि पहली बात तो सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप होने के साथ साथ कौन से ऐसे कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं, उसके साथ साथ ऊष्मा बजट क्या है पूरी धरती का, एल्बिडो क्या है धरती का, और साथ में तापमान की क्या विशेषताएं हैं, और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और समताप रेखाएं क्या हैं। ये रेखाएं सीधी होनी चाहिए बट सीधी नहीं है, ये सीधी क्यों नहीं है इसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। आप इसको एक बार दोहराइए, इसका रिवीजन कीजिए। आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो प्लीज़ हमें बताइए, जो भी रहेगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।